हेलो एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज सचिन, योर लेक्चर इन फिजिक्स। तो हम लोग +1 फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे आज और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रकृति पढ़ते हैं, ओके, और प्रकृति में घटने वाले घटनाक्रमों की विवेचना करते हैं। अब देखिए, जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो दो तरह से रेगुलेट हो रहा है। एक को हम लोग कह रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप हमारे पास स्कूल में होते सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और उसके बाहर की दुनिया जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ओके, आपका परिवार, आपका गांव, आपके दोस्तों का समूह, आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं वो, आपकी पूरी की पूरी सराउंडिंग, मोहल्ला, आपका शहर। ओके, ये सारा का सारा बनाता है इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ओके, अब इस सिस्टम में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड की क्रिएशन के बारे में आपने अब तक जो राय बनाई होगी वो ये बनाई होगी, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो पंडित जी आते हैं हमारे घर में कहानी सुनाने के लिए कि ब्रह्मा जी ने सारी की सारी सृष्टि का निर्माण किया। ओके, उन्होंने आकाश गंगा बनाई, तारे बनाए, सोलर सिस्टम बनाया, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाया, ये बनाया, वो बनाया। ओके, उसके बाद कहानी आपको पता है कि कुछ लोग उन्होंने माथे से पैदा किए, वो ब्राह्मण बने, है ना। कुछ लोग भुजाओं से पैदा किए, वो क्षत्रिय बने। पेट से पैदा किए, शूद्र बने। और जो पाँव से पैदा किए वो शूद्र कहलाए। सॉरी, जो पेट से पैदा हुए थे वो वैश्य कहलाए। ओके, तो इस तरह की बेसे पैर की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। और ये ठीक है, भक्ति मार्ग है ये, इसे बोलते हैं हम भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि चीज़ों को सुन लीजिए, जैसे जिसने कही उसको वैसे सुन लीजिए, है ना। जिसने जैसा लिख दिया उसको वैसा मान लीजिए, तर्क की ज़रूरत है नहीं, है ना। भक्ति मार्ग में सबसे जो निराधार चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए वो है दिमाग। ओके, लेकिन मैं और आप नहीं है ना, भक्ति मार्गी नहीं है, हम लोग ज्ञान मार्गी हैं। और जब आप ज्ञान मार्ग के ऊपर होते हैं तो आपको चीज़ों को अन्वेषित करना पड़ता है, उनको तर्क की कसौटी पे खड़ा करके देखना पड़ता है ना। विज्ञान तरीक़ों से नॉलेज गेन करनी पड़ती है। दैट इज़ व्हाट द साइंस इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो हम जो प्रकृति की बात करते हैं, ओके, आप उसको ऐसे देख लीजिए कि आप जो भगवान की बात करते हैं वो भगवान है क्या। देखिए, भगवान 5 शब्दों के उससे बना है। पहला है भ स्टैंड फॉर भूमि, ओके, ग दैट स्टैंड फॉर गगन, व से वायु, है ना, अ से अग्नि और न से नीर। तो भगवान जो शब्द है वास्तव में ये पूरी की पूरी प्रकृति को सिंबलाइज करता है ना। यही 5 तत्व हैं जो पूरी की पूरी प्रकृति को बनाते हैं। और हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सारी की सारी है प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाक्रम। तो वास्तव में मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको भगवान पढ़ा रहा है। आप इस बात को मानो चाहे नहीं मानो, आपकी मर्जी है। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो 4 ही फोर्सेस का खेल है। अब ये फोर्सेस कौन कौन सी हैं इनको एक एक करके समझते हैं। तो मैं आज इस्तेमाल करूंगा अपना लैपटॉप और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बड़ा मज़ा आएगा इस पूरे के पूरे लेक्चर को सुनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, वो पहली है ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्यों है 2 चीज़ों के बीच में? ये हमेशा खिंचाव वाली फोर्स है और ये क्यों होती है? क्योंकि एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है ग्रेविटॉन, ये लगातार एक्सचेंज होता है उन 2 चीज़ों के बीच में जिनमें ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरी फोर्स है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आमतौर पर चार्ज चीज़ों के बीच में होती है और ये क्यों होती है इसके लिए भी एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है फोटोन, वो लगातार एक्सचेंज होता है उन 2 चीज़ों के बीच में जो चार्ज हैं। तीसरी फोर्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई जाती है, और ये फोर्स इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है पाई मिजॉन, ये लगातार एक्सचेंज होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। चौथी फोर्स है, इसे हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये फोर्स आम तौर पे तब पैदा होती है जब कोई चीज़ अपने आप को डिके कर दी, जैसे अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इस तरह की चीज़ें। ओके, और यहाँ पे भी फोटोन एक्सचेंज होते हैं। अब इनकी समझ लेते हैं चारों फोर्सेस का स्केल क्या है, ये कहाँ कहाँ और कितनी ताकतवर है। पहली फोर्स है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बड़ी लॉन्ग रेंज है प्रकृति में। ओके, और देखने में ऐसा लगता है कि ये सबसे वीक फोर्स है पूरी नेचर में, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब हमारा स्केल बहुत बड़ा हो जाता है तो ये सबसे ताकतवर फोर्स है पूरी की पूरी सृष्टि की। दूसरी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी लॉन्ग रेंज है। ओके, और ये तकरीबन 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज है 10⁻17 मीटर्स और ये 10⁻28 टाइम्स ग्रेट स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी से। और आखिरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, 10⁻−15 मीटर्स की इसकी रेंज है और ये 10⁻40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये 4 फोर्सेस हैं जो पूरी की पूरी कायनात को चलाए हुए हैं। ओके,
अब हम समझेंगे कि ये चार फोर्सेस पैदा कैसे हुई, इनका इतिहास क्या है। तो हम शुरू करेंगे बिग बैंग थ्योरी। ओके, दिस इज हाउ बिग बैंग थ्योरी इज एक्सप्लेन। ये है बिग बैंग मॉडल। ये टाइम का एक ग्राफ है और स्पेस का एक ग्राफ है। देखिए, हम लोग यहाँ कहीं पैदा हुए थे, इस पॉइंट के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर। ओके, और तब से लेके ये जो टाइम है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और इस वक्त जहाँ पे हम लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हमारा जो टाइम है वो ये है। ये बाकी स्पेस है। देखिए, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो स्पेस है वो लगातार फैल रहा है। ये हमें बताती है बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो हम एक एक करके समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी हमें क्या क्या बताती है। तो बिग बैंग थ्योरी पूरे के पूरे जो वक्त है उसको 8 हिस्सों में बांटती है। इनमें से जो 4 हिस्से हैं वक्त के, वो क्रिएशन के 1 मिनट के अंदर तक हैं, और बाकी जो 4 हिस्से हैं वो 1 मिनट से लेके अब तक का जो वक्त है, तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स का जो वक्त है, उसको बताता है। तो शुरू करते हैं फटाफट, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। जो पहला स्टेप है वो है प्लैंक इरा, जब एक छोटे से बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। ओके, तो इस तरह की कोई संरचना उस वक्त बनी होगी, जीरो इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं। इस ईरा को हम लोग कहते हैं प्लैंक इरा, और इसका जो टाइम है वो है 0 से लेकर 10⁻⁻43 सेकंड का। इस समय आपका जो ब्रह्मांड है वो 10⁻32 केल्विन के टेम्परेचर के साथ था, और इसका पूरा का पूरा जो साइज था वो था लगभग 10⁻30 मीटर्स का। इसके बाद जो अगला टाइम है, टाइम जोन है, वो है 10⁻43 सेकंड से लेकर 10⁻35 सेकंड की। इस समय टेम्परेचर घट के हो गया 10⁻27 केल्विन्स, और जो पृथ्वी जो ब्रह्मांड का साइज है वो हो गया तकरीबन एक गोल्फ बॉल का। ओके, तो आप इसके बारे में ज़्यादा अगर जानना चाहें तो ये पॉज कर सकते हैं आप अपना वीडियो और पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे उस वक्त और क्या क्या हुआ था। ओके, अब समस्या ये है कि बिग बैंग थ्योरी के साथ समस्या ये है कि जब ये प्रपोज की गई तो उससे पहले हमारा जो ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया था वो ये था कि जो ब्रह्मांड हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी की सारी जो ज्योमेट्री है वो फ्लैट है। ओके, लेकिन बिग बैंग थ्योरी इनकार करती है कि नहीं, इसका जो पूरी की पूरी फ्लैटनेस है वो फ्लैटनेस नहीं हो सकती, और ये कुछ और तरीके से होना चाहिए, जैसे कोई बैलून है वो फूल रहा है लगातार, इन्फ्लेशनरी से इसकी इपोक होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जिस समय यूनिवर्स बना होगा तो जितनी भी माइक्रोवेव्स उस वक्त बनी होंगी, जितनी भी रेडिएशन उस वक्त जनरेट हुई होंगी, तो वो आज भी उपलब्ध होनी चाहिए हमारे ब्रह्मांड में। ओके, तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि नहीं समझ में आ रही थी बिग बैंग थ्योरी के इनिशियल फेसेस में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 10⁻35 से लेकर 10⁻10 सेकंड तक का जो वक्त है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवीक ईरा। ओके, इस समय टेम्परेचर गिर के हो गया 10⁻15 केल्विन, और ब्रह्मांड का जो साइज है वो हो गया तकरीबन एक गोल्फ बॉल के बराबर। अब देखिए, ये वो टाइम है जब 4 बेसिक फोर्सेस क्रिएट हुई। टाइम जब 10⁻43 सेकंड था, उससे पहले जो सारी की सारी फोर्सेस हैं वो एक ही फोर्स थी जिसे हम लोग कहते हैं सुपर ग्रेविटी। और उसके बाद जो टेम्परेचर था उस समय वो था 10⁻32 केल्विन का। जब टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 27, माफ कीजिएगा, 10⁻43 सेकंड के ऊपर, ये तीनों फोर्सेस, चारों फोर्सेस डिवाइड होना शुरू हुई। जो पहले सबसे पहले 2T फोर्स वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी 3 फोर्सेस अभी भी इकट्ठी थी, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज। ओके, जब टेम्परेचर की वैल्यू होगी 10⁻27 केल्विन और टाइम की वैल्यू हो गई 10⁻35 सेकंड, उस समय जो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी फोर्स थी उसने अपने आप को फिर 2 फोर्सेज में डिवाइड करा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग होगी बाकी 2 फोर्सेज से, और जो दूसरी फोर्स रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रोवीक फोर्सेज। जब टाइम की वैल्यू होगी 10⁻10 सेकंड्स और टेम्परेचर की वैल्यू रहेगी 10⁻15 केल्विन, उसमें इलेक्ट्रोवीक फोर्स ने फिर अपने आप को डिवाइड करा, और 2 फोर्सेज और पैदा हुई, एक थी वीक न्यूक्लियर फोर्स और तीसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह ये 4 फोर्सेज पैदा हुई पूरी प्रकृति में। आगे बढ़ते हैं। 10⁻⁻10 सेकंड से लेके 10⁻³ सेकंड तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल इरा। टेम्परेचर घट के रह गया तकरीबन 10⁻12 केल्विन। ओके, और ब्रह्मांड का जो साइज था वो हो गया लगभग हमारे सोलर सिस्टम तक। इस समय
क्वार्क्स बने, लेप्टॉन्स बने और उनके एंटी क्वार्क्स और एंटी लेप्टॉन्स भी बने। तो जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं मैटर पार्टिकल्स, और एंटी क्वार्क्स और एंटी लेप्टॉन्स इन्हें हम कहते हैं एंटी मैटर पार्टिकल। ओके, तो याद रखिए प्रकृति के दो ही सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि दुनिया की हर चीज़ लेन और देन के प्रिंसिपल पे काम करती है, और दूसरा सिद्धांत है कि हर चीज़ को अपना इक्विलिब्रियम चाहिए। ओके, तो याद रखिए जिस समय मैटर पैदा हो रहा था ठीक उसी समय एंटी मैटर भी पैदा हो रहा था। अब जितना ब्रह्मांड आप लोग देख पाते हैं वो सारा का सारा मैटर का बना हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि जो एंटी मैटर उस वक्त बना था वो कहाँ गया। तो हो सकता है अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आने वाली पीढ़ी इस बात का पता लगाए कि एंटी मैटर गया कहाँ। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी है, जो डार्क मैटर है, यही एंटी मैटर है। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वास्तव में खुद ही एंटी मैटर है। आगे बढ़ते हैं। जिस समय ये सारा का सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, पार्टिकल की क्रिएशन हो रही थी, तो उस समय ब्रह्मांड में बड़े अच्छे अजूबे चल रहे थे। एक गामा रे प्रोटॉन के साथ मिलता और ये मिलके एक पेयर बनाता इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन का, उन्हें हम कहते हैं पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन्स। ओके, और उसी समय एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में फ्यूज़ हो रहे थे और वो बना रहे थे एक गामा रे फोटॉन। तो इस तरह की रिएक्शन उस वक्त ब्रह्मांड में चली हुई थी। नेक्स्ट को हम कहते हैं ईरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस। टाइम है 10⁻³ सेकंड से लेकर 3 मिनट का, और इस वक्त टेम्परेचर गिर के रहेगा 10⁹ केल्विन। ओके, और यूनिवर्स का जो साइज है वो हमारे सोलर सिस्टम से बड़ा हो गया। 3 मिनट से लेकर तकरीबन 3 लाख साल तक का जो टाइम है इसे हम कहते हैं ईरा ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियस की फॉर्मेशन शुरू हुई। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं इनका निर्माण शुरू हुआ, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने अपने आप को बॉन्ड करना शुरू किया। इसके बाद का जो टाइम है 3000 साल से लेके 1 बिलियन ईयर तक का, इस टाइम में जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का हो गया 10⁹ केल्विन, और इसको हम कहते हैं ईरा ऑफ एटम्स। ओके, एटम की फॉर्मेशन शुरू हुई। एटम की फॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घूमना जरूरी है। ओके, अब बिग बैंग की थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस भी चाहिए, और पहला एविडेंस तो यही है कि तकरीबन 3000 केल्विन अगर टेम्परेचर हो उस समय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी के लिए। दूसरा एविडेंस जो हमें चाहिए वो ये था कि हमें बैकग्राउंड जो रेडिएशन थी जो उस वक्त पैदा हुई थी जब ये ब्रह्मांड बना था वो चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन ईयर से लेके अब तक का वक्त का जो टाइम है उसे हम कहते हैं ईरा ऑफ गैलेक्सीज, और टेम्परेचर गिर के रह गया है 10 केल्विन तक। ओके, तो देखिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिग बैंग को प्रूव करती हैं। उनमें से पहला है 1927 में महान वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेटर का काम। जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि देखिए जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैट नहीं है, इसकी जो इपोक है वो इन्फ्लेशनरी है। और इस चीज़ को प्रूव किया एडविन हबल साहब ने अपनी दूरबीन की सहायता से। हबल साहब ने आपको ये पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी पहली थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो फिक्स है, ओके, और ये नहीं फैल रहा है। लेकिन हबल साहब के काम के बाद आपको याद होना चाहिए कि 1931 में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब खुद गए थे हबल साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने हबल साहब को बताया कि अगर आपने काम नहीं किया होता ये वाला तो मैं ज़िंदगी के सबसे गलत कंक्लूजन पे पहुंच गया था। उसके बाद आइंस्टीन साहब ने अपनी थ्योरी को चेंज किया था और उन्होंने जो इसकी इपोक थी वो इन्फ्लेशनरी करी थी। ओके, तो बिग बैंग की सपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है हबल साहब का। ओके, हबल साहब का काम भी समझ लेते हैं। उनका जो रूल है, लॉ है, उसे हम पढ़ेंगे +1 लेवल के ऊपर आखिरी यूनिट में। ओके, उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है या पास आ रही है तो उसका स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो या तो वो मान लीजिए कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो वहाँ पे उसका जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो उसमें जो रेड कलर है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। और कोई चीज़ अगर आपसे दूर जा रही हो या क्षमा करें माफ़ आ रही हो, नज़दीक आ रही हो, ओके, तो उस चीज़ के स्पेक्ट्रम में जो ब्लू कलर है वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखिए ये है रेड शिफ्ट, इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ओके, अब मान लीजिए कि कोई तारा
कोई प्रकाश का कोई स्रोत आपसे दूर जा रहा है, ओके, तो देखिए ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट, ये फैल रहा है, ओके। इस कारण होता क्या है कि जो वेव लेंथ है लाइट की वो यूजुअल से लॉन्गर होती जाती है, ओके। और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब हुआ कि उस स्पेक्ट्रम में जो रेड लाइन है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगी। इस तरफ देखिए, यहाँ देखिए, अगर कोई तारा आपकी तरफ आ रहा है, ओके, आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका जो प्रकाश है उस प्रकाश को वो खाना शुरू कर देता है, वो जो तारा है, ओके। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रकाश है इसको ट्रैवल करने के लिए कम वक्त मिल रहा है, और अगर कम स्पेस मिल रहा है इसको ट्रैवल करने के लिए, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो यूजुअल से शॉर्ट होती जाएगी। शॉर्ट होने का मतलब हुआ कि जो ब्लू कलर है इसके स्पेक्ट्रम में वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा, इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब जितना भी हम लोग पूरा यूनिवर्स देख पा रहे हैं, ओके, वो सारा का सारा रेड शिफ्ट में है। रेड शिफ्ट का मतलब हुआ कि सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सिवाय एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के, जो लगातार हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। एक वक्त आएगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो किया पेंजिया साहब ने और विल्सन साहब ने। उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया जिस को आसमान में भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया, और इसका नाम था कोब। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को पकड़ने का काम था इसका, ओके। और ये वो इंस्ट्रूमेंट था, ये वो सैटेलाइट था जिसने उन रेडिएशन को ढूंढ निकाला जो कि बनी होंगी जिस वक्त ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। आप भी अब ये कर सकते हैं घर में बैठ के, अपने टीवी को ऑन करिए और एक तार बाहर निकाल लीजिए। अगर कोई सिग्नल किसी दूरदर्शन का या कोई और सिग्नल नहीं मिल रहा, तो उसके बावजूद आपकी टीवी जो स्क्रीन है उसके ऊपर वाइट और ब्लैक कलर के डॉट आपको दिखेंगे। तो ये वाइट और ब्लैक डॉट जो दिख रहे हैं, वास्तव में ये कोई सिग्नल है, जिस सिग्नल का हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहा, ओके, और हमारा टीवी उसको समझ नहीं पा रहा। तो ये वास्तव में वो सिग्नल हैं जो कि उस समय के हैं जब आपका ब्रह्मांड बना था, ओके। तो आम भाषा में इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि आम भाषा में आपको मैं बिग बैंग थ्योरी समझा पाऊँ। उसके बाद हमारे पास जितना भी डाटा आया है ना, कोब से आया और बाकी चीज़ों से आया, तो ये है हमारे ब्रह्मांड की एक तस्वीर कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ये ब्रह्मांड लगातार ऐसे फैल रहा है, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फैल रहा है। ये रेड और ब्लू जो आपको दिख रहे हैं, ये टेम्परेचर जोन्स हैं इसके। उसके बाद चीज़ें अपने आप बनना शुरू हुई, है ना। एक प्रोटॉन के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन ने घूमना शुरू कर दिया, तो ये हाइड्रोजन के बनने की प्रक्रिया थी, ओके। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे घटी होगी वैसे वैसे हाइड्रोजन ने अपने आप को फ्यूज़ करना शुरू किया हीलियम में, ओके। तो ये एक और बहुत बड़ा गवाही था बिग बैंग थ्योरी के लिए कि आप जितना भी स्टार्स को आज पढ़ रहे हैं उन सब में यही प्रोसेस चली हुई कि हाइड्रोजन लगातार फ्यूज़ हो रही है हीलियम में। तो चलिए इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ओके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा के लिए है? जवाब है नहीं, ये यूनिवर्स हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन इसे भी मरना है। और ये मरेगा कैसे? दो मॉडल हैं हमारे पास। एक को हम लोग कहते हैं बिग क्रंच मॉडल। बिग क्रंच मॉडल हमें बताता है कि सारी के सारा जो ब्रह्मांड है वो एक दिन इतना फैल जाएगा कि ग्रेविटेशनल पुल इसको वापस खींचना शुरू करेगी और एक बिंदु पे लाके पटक देगी और ख़त्म कर देगी। दूसरा मॉडल कहता है, बिग चिल मॉडल कहते हैं हम इसको। ये मॉडल कहता है कि अगर ब्रह्मांड इसी तरह फैलता गया तो एक दिन ये ठंडा होकर खुद ही मर जाएगा। और हमारी जो पृथ्वी है ये भी परमानेंट नहीं है, हमें नहीं पता ये कब मर जाएगी, कैसे मर जाएगी, है ना। कोई बड़ी से तारा, कोई बड़ा सा ग्रह, कोई बड़ा सा उल्का पिंड इसकी तरफ आया तो ये पूरे की पूरी पृथ्वी को तोड़ फोड़ के परे करेगा, ओके। और हमारा एक एक कण ब्रह्मांड में फैल जाएगा मिट्टी के कणों के रूप में। लेकिन फिर भी खुश रहिए, क्योंकि जिस वक्त आप जी रहे हैं उस समय रोज़ नई गैलेक्सीज़ का निर्माण हो रहा, उस समय रोज़ कुछ आकाश गंगाएं आपस में भिड़ के नई आकाश गंगाओं को पैदा कर रही। इस समय जब आप जी रहे हैं, आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो पूरी तरह जिंदा है, ओके। और आपका जो सूर्य है एक बड़ा छोटा सा टिंकू सा स्टार है, और ये आकाशगंगा जो बीन के शक्ल की है, उसके बाहरी जो परत है उसके ऊपर रहते हैं। यहाँ कहीं हमारा घर है, और ये हमारा जो सूर्य है ये लगातार गैलेक्सी के सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्लैक होल इसको अपनी तरफ खींच रहा है।
तो खुश रहिए, क्योंकि आप उस वक्त जिंदा हैं जिस वक्त रोज नए तारे बनते हैं, जिस समय पूरे के पूरे यूनिवर्स रोशनी से नहाया हुआ है। आप जहां भी नज़र मारें धमाल के कमाल की रोशनी फैली हुई है। ओके, आपका जो सूर्य है वो तकरीबन आधा अपना जो फ्यूल है उसको एग्जॉस्ट कर चुका है। ओके, अभी आधा और जलना बाकी है। हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो अभी भी जिंदा है, और हमारी पृथ्वी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं ये भी बड़ी पूरी तरह जिंदा है, और ये अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात ये है कि ये मैं हूँ और मैं भी अभी जिंदा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। आपने सीखा कि बेसिक फोर्सेस कौन कौन सी हैं नेचर में, ओके, और ये पैदा कैसे हुई। आपको मैंने एक एलिमेंट्री आइडिया, छोटा सा आइडिया दिया बिग बैंग थ्योरी क्या है और ये कैसे काम करती है। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए और आनंद लीजिए फिजिक्स का।